आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वतंत्रता संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं। 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली, इस सवाल पर हर दल के अपने अपने दावे हैं। सपा, बसपा और बीजेपी अपने शासन को बेहतर बताने के साथ ही सबसे ज्यादा विकास करने का दावा कर रहे हैं, जबकि दूसरे दलों की सरकार को निकम्मी, भ्रष्ट और गरीब के साथ ही किसान विरोधी बताया जा रहा है। खैर, यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जल्द ही सत्ता का संग्राम जो है, ऐसे में सभी सियासी दल अपनी उपलब्धियां और विरोधियों की नाकामियां गिनाकर जनता के दिल में जगह बनाने की जुगत में जुटे हैं। अब मतदाता किससे प्रभावित होंगे, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल को जीतने के लिए पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में अब चचा भतीजे की जोड़ी मैनपुरी में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। जी हां, 22 के घमासान के लिए एक दूसरे के से हाथ मिलाने वाले अखिलेश और शिवपाल यादव तकरीबन 5.5 साल बाद किसी मंच पर एक साथ होंगे। दोनों दिग्गज नेता मैनपुरी में विजय रथ पर सवार होकर सत्ता के समीकरण को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि गठबंधन में अभी भी पेच है। सीटों के बंटवारे की पिक्चर पूरी तरह से उलझी हुई है। इस दौरान सपा से जुड़े लोगों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी और फिर अखिलेश यादव का बीजेपी पर फोन टेपिंग के साथ तमाम आरोप जड़ना क्या सपा को चुनाव में बड़ा फायदा दिला पाएंगे? चचा भतीजे का जो मिलन हुआ है, क्या वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगा? अब इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे सत्ता के संग्राम में। आज के मुद्दे मिलन के मायने में। तो 5.5 साल बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच खाई पटने का गवाह नेताजी यानी मुलायम सिंह की कर्मभूमि मैनपुरी बनने जा रही। कलह दूर होने के बाद समाजवादी विजय यात्रा का रथ अब घर की ओर रुख करेगा। मंगलवार को यात्रा का 8वां चरण शुरू होगा। इसका रूट मैनपुरी से एटा रखा गया है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 2017 में बिखरा समाजवादी पार्टी का कुनबा 2022 के पहले घर से शुरू हो रही यात्रा में एक साथ दिख सकता है। कहा जा रहा है कि रथ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव को भी सवार करने की तैयारी है। बहरहाल, इस मिलन के मायने क्या हैं और मौजूदा समय में सूबे की जो सियासी पिक्चर चल रही है, उसमें इनकम टैक्स की एंट्री से कोई नया मोड़ आएगा, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में अगले साल होने वाले चुनावी घमासान को अपने नाम करने के लिए अखिलेश यादव अब तक 7 विजय रथ यात्रा निकाल चुके हैं। इन यात्राओं में उमड़ रही भीड़ से सपा नेतृत्व का हौसला और उम्मीदें दोनों बढ़ी हैं। अखिलेश यादव की यात्रा का अगला चरण उन क्षेत्रों में है जिन्हें सपा का गढ़ माना जाता है। अखिलेश का रथ अब मैनपुरी से फिरोजाबाद होते हुए इटावा पहुंचेगा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का वो मजबूत गढ़ है जहां 2017 की मोदी लहर में भी सपा ने 4 में से 3 सीटें जीती थी। वहीं इटावा के जसवंत नगर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव विधायक हैं, जबकि फिरोजाबाद से मुलायम परिवार की कई रिश्तेदारियां हैं। खासकर शिकोहाबाद से सैफई परिवार का गहरा नाता है, इसलिए यह रूट सियासी संदेश के लिहाज से अहम है। आधिकारिक तौर पर अखिलेश और शिवपाल भले ही गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनावी धरातल पर तस्वीर विलय जैसी ही तैयार होने के आसार है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल की पार्टी को चाबी चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ था और उनकी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सिंबल बरकरार रहने के आसार कम हैं और अलग अलग सीटों पर फ्री सिंबल आवंटित होने की संभावना ज्यादा है। अगर गठबंधन में सीटें बांटकर अलग अलग सीटों पर सिंबल भी अलग अलग होंगे तो उससे वोटरों को साधना मुश्किल होगा। जानकारी के मुताबिक अगर सिंबल फिर आवंटित नहीं होता है तो सपा के साइकिल चुनाव पर भी शिवपाल समेत उनके समर्थक चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल फिर भी वही है,
क्या चाचा भतीजे की जोड़ी पिछली बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से गरमाया सूबे का सियासी पारा और कितना चढ़ेगा? दरअसल सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर फोन टेपिंग वाला आरोप जड़ने के साथ ही कई बड़ी बातें की हैं। अपनी सरकार बचाने के लिए छापे पड़ रहे हैं। ये अपनी पार्टी उनकी ना टूट जाए इसलिए भी डरा रहे हैं कि हाँ विपक्षी लोग छापा मारेंगे। ये कितने भी साजिश कर रहे हैं, कितने भी षड्यंत्र कर रहे हैं, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। ये चाहे जो भी संस्था चल रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जो हो रहा है उसका होना लाजमी है, क्योंकि चुनावी जंग ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले समय में सियासी दलों की ओर से और भी कई नए नए पैंतरे आजमाए जाएंगे जो खुद को मजबूत और विरोधियों को कमजोर करने वाले होंगे। खैर, कड़ी कवायद के बाद यूपी के सत्ता संग्राम में कामयाबी किसे मिलती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे मिलन के मायने पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं बीजेपी नेता शबनम पांडे जी हैं। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता हैं हमारे साथ तारिक अहमद लारी जी हैं। लारी जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस नेता संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं गणेश पांडे जी। विशेष टिप्पणी के लिए आपका भी स्वागत। सबसे पहले तारिक जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी आरोप लगाती है M/Y, हालांकि आपका कहना है महिला और युवा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मुस्लिम और यादव, तो खासकर वाई फैक्टर ये जो अगर होने जा रहा नया समीकरण बन रहा है तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं आपकी बात अभी समझा नहीं, क्योंकि आपने खुल के बात कही नहीं। खुल के बात कहिए तो मैं खुल के जवाब दूं। खुल के पूछिए। खुल के बात ये है कि निश्चित तौर पे यादव वोट्स जो हैं वो जैसा कि उम्मीद कर रही थी, बीजेपी कर रहे थे, दूसरे दल कर रहे थे कि शिवपाल जी के लड़ने पे पट सकते हैं, वो अब नहीं बटेंगे। भाई देखिए, बंदर को हमेशा रोटी दिखाई देती है, बिल्ली को छीछड़े दिखाई देते हैं, तो वो छीछड़े नहीं दिख रहे हैं बिल्लियों को, और कोई बात नहीं है जी। तो ये छीछड़े असल में जबरदस्ती के इनके ही क्रिएट किए हुए थे, जो मामले खत्म हो गए। नहीं, ये लोग परिवार, ये लोग देखिए, ये तो साफ था कि देखिए मुलायम सिंह जी के छोटे भाई, नेताजी के छोटे भाई हैं, वो उनके समय जब से उसके बाद इन्होंने टारगेट किया नेताजी के परिवार को, और उसमें उन्होंने टारगेट किया था प्रोफेसर साहब को। वो समय रहते बात देख ली थी, चंद्रशेखर जी ने देखी थी, चंद्रशेखर जी ने तुरंत उनको राज्यसभा भेजा था जी। पहली बार वो राज्यसभा गए थे, चंद्रशेखर जी ने भेजा था 1991 में जी। तो ये आदत होती है बीजेपी की कि ये परिवार में विवाद पैदा करना, उत्पन्न करना इनका काम होता है कि उस परिवार के विवाद से वो कुछ फायदा करे। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी के परिवार में भी विवाद पैदा करके दिग्विजय सिंह जी के भाई को ले गए थे, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के भाई जब समझ गए कि ये सब क्या किस कारणवश उनको लेकर आए हैं, तो आज दिग्विजय सिंह जी के भाई भी वापस आ गए। ये बीजेपी हमेशा से करती है, परिवार में विघटन पैदा करना। ऐसे ही ये देश में विघटन पैदा कर रहे हैं। ये बेसिकली दो वर्गों को, दो धर्मों को लड़वा के अपना फायदा, अपना सत्ता में बने रहने, और देश को कैसे बांट के सिर्फ कुछ चंद कास्ट के लिए वो एक नया देश बनाना चाहते हैं। ये इनके पहले से मंशा है कि वहां बाकी कोई ना रहे, उस हिसाब से ये काम करते हैं। इनका कोई नया चीज नहीं है ये जी। मतलब शिवपाल जी और अखिलेश जी में जो 5.5 साल पहले एक मतभेद टाइप हुआ था, वो बीजेपी ने करवा दिया था जी। वो बीजेपी का किया धरा था, कुछ लोग थे बीजेपी का, वो पूरा बीजेपी का किया धरा था। साफ दिख रहा है बाकायदा बीजेपी ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अब जब शिवपाल जी, चाचा जी को सब असलियत समझ में आ गई तो वो वापस आए हैं, उसमें कौन सी बात है। और घर में 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ा उठक पटक लगी रहती है भाई, हो गया। लारी साहब, जब से पार्टी बनी है तब से शिवपाल जी हैं, वो बच्चे थोड़ी है कि उनको बरगला देंगे बीजेपी वाले। वो एक कुशल राजनेता भी है, मजे हुए राजनेता है। मुलायम जी के साथ उन्होंने सारे दांव पांच सीखे हैं। उनको अगर बरगला दिया गया और वो टूट गए तो ये तो लगता है कि कहीं शिवपाल जी की अपनी जो व्यक्तिगत छवि है उसमें कहीं डंट लग रहा है।
ये आप कह सकते हैं, मैं ये बात नहीं कह सकता जी। मतलब उनको बरगला ही दिया गया। जी जी, वो तो साफ हम लोग को सबको मालूम है ये बात जी। तो देर आए सबको मालूम है। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी चुभती हुई चीजें बोली जाती है जो आदमी समझता है कि भाई ये सही बात कह रहे हैं। दोस्त बन के दुश्मन जो है वो अपना काम करता है, तो वही काम किया है। जैसे पृथ्वीराज चौहान को क्या भाई नहीं, क्या नाम है उसका, क्या नाम था वो, जयचंद ने भाई बन के ही क्या किया है आप जानते हैं। तो जी, बात तो सही है, जयचंद ने भाई बन के क्या काम किया। लेकिन क्या पिछला चुनाव जो आप हारे थे, माने सपा हारी थी, उसमें शिवपाल जी का कितना हाथ था हारवाने में? नहीं, शिवपाल जी का कोई हाथ नहीं था। हमने कभी ये बात कही भी नहीं कि शिवपाल जी का हाथ था। आप अध्यक्ष जी के उस समय के बयानात सारे निकालिए, आपको पता चल जाएगा उन्होंने किस पे और कहाँ इल्जाम लगाया। जी चलिए, अब कितना फायदा होगा इतना तो बता दीजिए। फायदा क्या मतलब है, नुकसान कहाँ हुआ जो हमको फायदा होगा? हम जहाँ थे उससे बढ़ेंगे ही, कम तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ शिवपाल जी नहीं, शिवपाल जी तो आए हैं, मिले हैं, बातचीत हुई है, उनके साथ प्रोग्राम तय हो रहा है। हमारे साथ क्या नाम है, अजीत सिंह जी के लड़के वो भी हैं, और आपके ना क्या नाम है, राजभर जी भी है, बहुत लोग हैं। चौधरी साहब का परिवार भी साथ जुड़ा है, और चौधरी साहब का परिवार कोई नया परिवार नहीं है, सदियों पुराना परिवार है, वो दर्शकों पुराना परिवार है। आपको नहीं लगता कि भतीजे अकेले रथ में सवार थे, अब चाचा भी हो जाएंगे तो उससे फायदा मिलेगा? नहीं, परिवार में अगर अनाकल कोई आ रहा है तो उसमें कौन सी बात है भाई? मेरे ही साथ मेरा भाई खड़ा हो जाए, या मेरी बहन खड़ी हो जाए, या मेरे अब्बा खड़े हो जाए, या कोई खड़ा हो जाए, तो चुनाव लड़ने में आसानी होती है। एक की बजाय 4 हाथ मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करिए। सबनम जी, लारी जी कह रहे हैं कि ये आप लोगों का, माने बीजेपी परिवार में आपस में ऐसे कौन से आप लोग जादू की छड़ी घुमाते हैं, ऐसे कौन से गणित लगाते हैं? अगर लारी जी की बात सत्य है, मेरा आरोप नहीं है सबनम जी, तो परिवार में बिखराव पैदा कर देते। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी का एक आपके सामने उदाहरण भी पेश किया। खैर वो मध्य प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में 5.5 साल पहले आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि शिवपाल जी अखिलेश जी से अलग हो गए, परिवार में ही झगड़ा कर दिया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमारा यहाँ सवाल ये है सबनम जी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार गठबंधन, देखिए जैसा राजभर जी का नाम लिया, अजीत सिंह जी के बेटे वहां से जयंत चौधरी जी जुड़ गए हैं, ये सब लगातार जिस तरह से गठबंधन हो रहा है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन सकता है। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जिस तरीके का बयान अभी लारी जी ने दिया है जी, तो ये इतनी बचकानी बयान है कि अपने घर में टूट हो तो पड़ोसी को जिम्मेदार समझा दे, इसी तरीके का लगता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने यादव परिवार पे कुठाराघात भी किया है कि ये परिवार इतना कमजोर इनका बंधन है कि कोई भी आता जाता, कोई भी आदमी इनके परिवार के इस बंधन को तोड़ सकता है। और ये साफ तौर पे पता चलता है कि सत्ता के मद में, सत्ता के लालच में जिस तरीके से ये परिवार टूटा, ये जनता ने देखा। मंच पे कैसे अपने चाचा जान को धक्का देते हैं, इस बात को हर किसी ने देखा है। किस तरीके से अपने पिताजी से माइक छीन लेते हैं, ये सभी ने देखा। और अगर ये कराने में भाजपा का हाथ है, ये कहते हैं, तो ये और भी हास्यास्पद है कि इस तरह की बयान कैसे कोई दे सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि गठबंधन परिवार को में हुआ है कि नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, पर पार्टी का गठबंधन हुआ है, इसमें निश्चित तौर पे भाजपा का हाथ है। क्योंकि भगवा का विकासवाद में कहीं ना कहीं इनके परिवार के राजनीति का जो है, परिवारवाद वाली जो राजनीति है, उसका गठबंधन जरूर करा दिया है। क्योंकि हमारा विकास रथ इतनी तेजी से चल रहा है कि हर हमारे विकास कार्य को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये हमने किया और जनता जानती है। वो सारे कागजी घोड़े थे इनके, और कहीं भी इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आज जब लोकार्पण होता है तो ये उतावलापन दिखाकर उन हर काम को अपना बता रहे हैं। पर जो जनता के सामने है, उसको जो साक्ष्य सामने है, उसको नकारना, उसको झूठ बोलना, उस पर ये कितना भी विपक्षी पार्टियां चाहे कोई भी कर ले, जनता जानती है कि भगवा ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की रंगत बदली है,
वो उत्तर प्रदेश आज की जनता लाभान्वित होने के बाद हमारे साथ लगातार 3 चुनाव में रहा। अब है कि इनका गठबंधन तमाम छोटी पार्टियों से हुआ है। शबनम जी, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि निश्चित तौर पे अब शिवपाल जी का भी अपना कुछ न कुछ थोड़ा ही सही प्रभाव होगा। तो ऐसे में जो खाटी वोट जैसे कहा जाता है कि यादव वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं दरार पड़ती। 10%, 5% ही वोट कटते, वो आपको फायदा देते अगर शिवपाल जी काटते तो सपा के, वो तो आपको नुकसान हुआ। देखिए त्रिपाठी जी, आप ध्यान करिए कि इससे पहले 2019 के जब चुनाव हो रहा था और अखिलेश जी ने बुआ से गठबंधन किया, तो हर कोई कह रहा था, हर चैनल कह रहा था ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इस बार तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, जनता अब गठबंधन और किसके साथ आप हैं वो नहीं, जनता देखती है आप सरकार में, सत्ता में आके आप क्या काम करते हो, आप कितना जनता के लिए सोचते हो। आज वो सरकार है जो पूरी तरीके से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे है। और इनकी सरकार जब थी तो ये सत्ता के मद में इतने पागल थे कि इन्होंने अपने परिवार तक को नकार दिया। जनता को तो नकार ही रहे थे, परिवार तक को नकार दिया। तो जनता आज इसको देखती है कि जो विकास के रथ को राजधानी एक्सप्रेस जैसे दौड़ा रही है पार्टी, उसके साथ जनता खड़ी है। ये चाहे बुआ के साथ करें, चाहे चाचा के साथ करें, चाहे मौसा के साथ करें, किसी के साथ गठबंधन करें, इनका गठबंधन पूरी तरीके से स्वार्थ वाला गठबंधन है और इस गठबंधन के साथ जनता कभी नहीं जाएगी। हम ये हर तरीके का गठबंधन करके देख लेंगे, चाहे आज ये किसी के साथ खड़े हो जाए, जनता को पता है। क्योंकि जिस वक्त ये सरकार में थे तो आप देखिए, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता तक ये दिए, उसमें घोटाला, राशन है उसमें घोटाला। लाइन साहब आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात आ जाए शबनम जी की। जी शबनम जी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चाहे कुछ भी कर ले, अब ये देखने की बात है, चाचा साइकिल में चाबी लगा के साइकिल बंद करते हैं या चाचा की चाबी साइकिल छीनती है। अब तो आपस का फिर से एक मंच पे, राजनीतिक मंच पे पारिवारिक दंगल देखने को मिलेगा, ना कि जीत और हार। शबनम जी, निश्चित तौर पर चाबी साइकिल का ताला खोलेगी ही अगर मिल गए। इसमें देखते हैं कांग्रेस का क्या सोचना है। शिवपाल जी और अखिलेश जी का मिलन, सपा के साथ प्रसोपा का मिलन, संजय जी आपको कितना परेशान करेगा कांग्रेस को? देखिए, इससे कांग्रेस का क्या सरोकार है, चुनाव का समय है। चुनाव के समय भाजपा हो चाहे सपा हो या मान लीजिए कांग्रेस हो, इसमें नेताओं का आना जाना और गठबंधन लगा रहता है। और ये अलग बात है कि वहाँ रिश्ता चाचा भतीजे का है, लेकिन शिवपाल जी का एक अपना दल भी था और वो गठबंधन कर रहे हैं और उनको जो मुफीद जो दल लगा उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो हमारी तो उनके साथ शुभकामनाएं हैं। सवाल सत्ता या विपक्ष के दल का हो, एक सत्ता दल कह रहा है कि हमने बड़ा विकास किया, विपक्ष सवाल उठा रहा है। सत्ता दल का विकास ये है कि हम राजधानी लखनऊ में रहते हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। आज लखनऊ में मेट्रो का सेकंड फेज चालू नहीं हो पाया है, गोमती का हाल सब देख रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। आज लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अभी कुछ दिनों पहले लूट की घटना हुई। आप माई की बात करते हैं, कांग्रेस जो है माई का मतलब समझती है महिला और यूथ, महंगाई और यूथ। कांग्रेस लगातार महंगाई की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनी है, वो बात करती थी कि हम केंद्र सरकार बात करती थी, मोदी सरकार की, हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। और योगी जी जब आए थे उन्होंने कहा था कि हम 70 लाख रोजगार अगले 5 सालों में देंगे। मगर आज न रोजगार पे बात होती है, न महंगाई पे बात होती है। महिला के खिलाफ अत्याचार बढ़ा हुआ है, थानों पे ले जाके पूछताछ के नाम पर भतीजे की मिलन की बात कर रहा हूं मैं, और जो लोग आरोपी हैं। संजय जी, चाचा भतीजे के मिलन की बात कर रहा हूं मैं, उससे आपको भी नुकसान होगा। जो आप सोच रहे थे, कांग्रेस सोचती थी कि कुछ
वोटों का बंटवारा होगा वो आपकी तरफ आ सकता है, उस पर नुकसान होगा। देखिए, चाचा भतीजे का मिलन, उसमें आपने माई का जो मतलब बताया, मुस्लिम और यादव, तो देखिए कांग्रेस जाति की राजनीति करती नहीं है। हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और उसमें जो भी हमारी बात समझ पाएगा, जो भी जागरूक नागरिक होगा, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर हम कह रहे हैं कि हम जो है अगले आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार बनती है तो हम 20 लाख रोजगार देंगे, जिसमें 40% रोजगार जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। हम किसान की बात कर रहे हैं कि धान और गेहूं का हम छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2500 रुपया कुंतल धान और गेहूं के लिए दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो देगी। हम गन्ना के लिए 400 रुपए प्रति कुंतल देंगे, हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, हम बिजली के दाम आधा करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। इसमें जाति और धर्म के नाम पर हम समीकरण बनाना, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर राजनीति करना न हमारा चरित्र रहा है और न हमने इतिहास में किया, न भविष्य में करने की सोच रहे हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश संजय जी राजनीतिक 2051 में कैसा होगा, हम संजय जी रूपरेखा रख रहे हैं संजय जी, और उसके लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं। राजनीति की जो फिजा में इस तरह के भी सवाल तैर रहे हैं कि शुरुआत आपने ही कभी की थी बसपा से गठबंधन, हालांकि सपा और बसपा छोड़ दीजिए, उसके बाद शुरुआत आपने गठबंधन की शुरुआत की थी। आपके साथ इस समय कोई राजनीतिक दल गठबंधन ही नहीं करना चाह रहा। हवा ये फिजा में सवाल तैर रहे हैं। देखिए, गठबंधन की जहां तक बात है, गठबंधन के खिलाफ कहीं कांग्रेस नहीं रही है और नहीं है कहीं संवैधानिक इसमें दिक्कत है। गठबंधन हो सकता है। जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो जब से प्रियंका गांधी वाड्रा जी आई हैं तब से हम उत्तर प्रदेश 2051 में कैसा होगा उसकी रूपरेखा तय कर रहे हैं। हमने उसकी एक पिक्चर दिखाई है प्रदेश की जनता को, और अगर प्रदेश की जनता उसको समझती है तो वो हमारे साथ आएगी। चूंकि हमने गठबंधन शुरू में ही तय कर लिया था कि हम 403 सीटों पे लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ी तो भले हम छोटे दल से गठबंधन करेंगे, लेकिन हमारा काम 403 विधानसभा सीटों पे है। हम महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, किसान, महिला, सब मुद्दों पर काम कर रहे हैं और जनता को गली गली, शहर शहर, वार्ड वार्ड, ब्लॉक ब्लॉक जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर हमने एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हम महिलाओं को, स्कूल की बच्चियों को स्मार्ट स्कूटी देने की बात की है और महिलाओं को सिटी बस में मुफ्त यात्रा की बात की है। कुछ नई चीज कहें संजय जी, ये तो सारी पिछले 1 महीने से चलती आ रही है। मुफ्त बस यात्रा, आप लैपटॉप बांटेंगे, देखिए, समाज को बदलना होता है जी, समाज को बदलना होता है तो उसमें रोज मसाला नहीं डाला जा सकता है। हम निश्चित मुद्दों पे, निश्चित चीजों को लेकर ही हम समाज को बदल सकते हैं। हाँ, ये आवश्यक है कि हम उसको बताते रहें। हमने मनरेगा दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, जिस मनरेगा का उपहास उड़ाया था माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में, उसी मनरेगा ने लोगों को जीविकोपार्जन और इज्जत से अपनी कमाई करने का अधिकार दिया, जिसका प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया। तो हम जो भविष्य की रूपरेखा रख रहे हैं और वो ऐसी चीजें नहीं है, बदलती हुई फिल्मों की तरह हम चीजें नहीं रख सकते हैं। हम समाज को बदलने के लिए जो मुद्दे उनको रख रहे हैं और जनता उसको समझेगी और निश्चित रूप से संजय जी मेरा सवाल और हम सरकार बनाने के करीब होंगे। संजय जी, आपने कहा मनरेगा आपने दिया, सूचना का अधिकार आपने दिया, इतना बढ़िया काम किया, फिर 7 सीटों में सिमट कर आ गए 403 में से, तो ये भी सवाल उठता है। खैर लारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके पहले गणेश पांडे जी आपका। देखिए जी आऊंगा संजय जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सवाल मेरे से था जी कि अगर हमने जो काम किया है, जनता को लगा कि अब उससे आगे कुछ चाहिए जी, तो जनता ने हमको नकारा उससे आगे पाने के लिए। लेकिन मोदी जी ने जो सपने दिखाए वो सारे सपनों पे पानी फेर दिया। कांग्रेस की लाइन ही सही थी, आज जनता मानने लगी है। जनता महंगाई, छुट्टा जानवर से, बेरोजगारी से परेशान है और फिर कांग्रेस की। चलिए संजय जी, आपका पूरा हो गया उत्तर। गणेश जी, चाचा भतीजे के मिलन से कुछ न कुछ तो जरूर सपा में एक बल आया होगा, ऐसा मेरा थोड़ा बहुत सोचना है। लेकिन हो सकता है राजनीति है, राजनीति में और क्या हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर कुछ बहुत ज्यादा आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो सामने दिख रहा है
उससे कुछ न कुछ तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सही सपा को फायदा होगा। त्रिपाठी जी, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से शिवपाल सिंह और अखिलेश जी एक मंच पे आ रहे हैं और गठबंधन की बातें शुरू हो गई हैं, उससे जरूर जो है इस चुनाव में जो है परिणाम अलग आएंगे। समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ेंगी और अब ये सवाल यहाँ उठता है कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा, और इस फार्मूले पे बहुत कुछ जो है गठबंधन निर्भर है। वो कितने सीटों पे सपा लड़ेगी, कितने सीटों पे प्रगति समाजवादी पार्टी लड़ेगा, और किसके चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, ये तमाम सारे सवाल हैं जो आने वाले 26-27 तारीख को जो है स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मुझे लगता है कि करीब 10 जिलों में सपा और सपा गठबंधन का लाभ जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और सीटें बढ़ने की पहले से अधिक संभावनाएं हैं। वो तो आने वाला समय बताएगा किस तरीके से होता है, क्या होता है, लेकिन जरूर राजनीतिक लाभ जो है अखिलेश जी को मिलेगा। जी लारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शबनम जी कह रहे थे, लेकिन ये जो अभी गणेश जी ने कहा है कि देखिए चुनाव चिन्ह ये विलय ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि चुनाव चिन्ह 1% के वोट था, 3% नहीं मिला है, तो इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में चाबी चुनाव चिन्ह ही मिल जाए उनके प्रत्याशियों को, मुझे नहीं लगता। हालांकि ये चुनाव आयोग का काम है क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन इतना तो आप बहुत वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अंदर तक जानते हैं, क्या विलय होना है या गठबंधन होना है? इंतजार करिए, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, काहे परेशान? ब्रेकिंग न्यूज तो आज बता देंगे तो बनेगी, जब उस समय जब घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बनाए कहेंगे तब थोड़ी ब्रेकिंग बनेगी। तब भी ब्रेकिंग बनेगी, तब तो लिख के आएगा ना आज की ब्रेकिंग। तब सारे जगह हर चीज अध्यक्ष जी से पूछिए, अध्यक्ष जी इसको बताएंगे, अखिलेश जी बताएंगे, अखिलेश भैया सब बताएंगे। चाहे गरीब आदमी के पेट पे लात मारे दे। नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा हितैषी हूँ, बहुत बड़ा फैन भी हूँ आपका लारी साहब। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए विलय 90% विलय नहीं होगा जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अभी 90% विलय होगा, 90% विलय होगा, 90% नहीं होगा, विलय नहीं होगा जी जी, विलय नहीं होगा, समझौता होगा, सीटों पर समझौता होगा जी। अब मैं मेन मुद्दे पे आ जाऊं। अभी संजय भाई ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया है, आपने बात कुछ की, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दोहरा दिया। 33 साल से ये लोग यूपी की सत्ता से बाहर हैं जी। ये सत्ता की नब्ज, ये जनता की नब्ज खो चुके हैं, ये पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, जनता इनको अपना हाथ नहीं दे रही है कि ये नब्ज टटोल भी पाए जी। ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का तो किसी का लगता भी नहीं है, लग जाता है कभी कभी, तुक्का लग जाता है कभी कभी। सर ये यूपी है जी। अरे 4.5 साल से कम तीर चला तो है संजय जी, 4.5 साल से संजय जी बीच में नहीं, आपका समय था, लारी जी चुपचाप सुन रहे थे, आपके पास आएंगे फिर बोल दीजिएगा, अपने मुद्दे पे आए, उठ के चले जाइए, अगर तरीका नहीं है तो उठ के। संजय जी बीच में नहीं, आपने जब पूरा बोला लारी साहब ने बहुत इत्मीनान से सुना, शबनम जी ने बहुत इत्मीनान सुना, और शायद ये स्वराज एक्सप्रेस की यही टीआरपी है, स्वराज एक्सप्रेस की यही टीआरपी है संजय जी, कि बीच में टीका टिप्पणी हम नहीं चाहते हैं, ना होता है हमारे यहाँ। कृपया आपको पर्याप्त समय दिया, फिर दूंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा जी। तारिक साहब देखिए 33 सालों से ये लोग बाहर हैं, जनता इनको हाथ भी पकड़ाने को तैयार नहीं है जी। ये चाहे कुछ भी बोलते रहे, केंद्र के सत्ता की चाबी यहीं से जाती है। जब राहुल जी को यहाँ से हरा दिया गया सिर्फ इसलिए कि इन्होंने यहाँ की जनता को धोखा दे दिया था, और 2 जगह से सीटें भरी थी, और ये यहाँ से भी और वहां से भी, तो जनता ने नाराज होकर इनको दे दिया। तो जब इनके नेता को नाराज होकर दे दिया, तो फिर इन लोग की बाकी कांग्रेस की क्या चीज है वो छोड़ दीजिए जी। दूसरा, शबनम जी ने बड़ी लंबी चौड़े भाषण दे दिए, बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया कि तारिक जी तो फालतू की बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैडम आप भूल गई कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री होकर आए थे और यहाँ लखनऊ के हजरतगंज महल पार्क में उनका स्वागत हुआ था फूलों से, तो वहां पे कितने कड़े शब्दों में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बड़ी मजम्मत की थी, बड़ी खरी खोटी सुनाई थी। मंच पे बैठे हुए प्रधानमंत्री ने, मंच पे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने मंच पे बैठे हुए मौजूदा मुख्यमंत्री को कितनी खरी खोटी सुनाई थी कि इन लोगों का ऐसे आंकड़ा हो गया था। और कुछ ही दिन बाद वो हटा दिए गए, और उन्होंने हटने की शर्त ये रखी कि गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिन्होंने पूरी लुटिया डुबो दी थी। उसके बाद फिर वो आए थे, राजनाथ जी आए थे।
तो हर जगह उठक-पटक चलती रहती है। आप देखिए ना कि क्या क्या बातें आडवाणी जी ने कर दी जब ये क्या नाम है ये थे जो प्रधानमंत्री बनने की मामला चल रहा था और मोदी जी अनाउंस हो गए थे। आप ये भी याद करिए कि क्या क्या हुआ था। तो इस तरह से उंगली उठाएंगी तो उंगली आपकी तरफ आएगी। हम लोगों ने कभी किसी के परिवार पे उंगली नहीं उठाई, हम लोग ने कभी किसी के पारिवारिक मैटर पे या उनके घर के मैटर पे, उनके खानदान के मैटर पर नहीं बोला। लेकिन आप लोगों की पार्टी ने, आपको जानकारी नहीं होगी शबनम जी, क्योंकि आप नई बीजेपी में गई हैं। मैं 1991 की बात कर रहा हूं। मेरे और मेरे वालिद के बीच इतनी खाई बढ़ा दी थी बीजेपी वालों ने कि मेरे वालिद से उनके बड़े भाई अलग हो गए थे। उसके बाद इन्होंने इतनी खाई बढ़ाने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने, मुलायम सिंह जी और प्रोफेसर राम गोपाल साहब की। आप त्रिपाठी जी मेरा नाम लेके बाकायदा पूछ सकते हैं प्रोफेसर साहब से, और चाहे तो नेताजी से पूछ लीजिएगा। ये जानकारी चंद्रशेखर जी तक पहुंची और मेरे फादर तक पहुंची और तुरंत उनका राज्यसभा किया गया था। आप ये पूछ लीजिएगा। मुलायम सिंह जी, नेताजी रेडी नहीं थे अपने भाई को राज्यसभा भेजने के लिए, लेकिन मेरे फादर के समझाने पे और चंद्रशेखर जी के समझाने पे उन्होंने अपने भाई को राज्यसभा भेजने के लिए एग्री किए थे। आप चाहें तो प्रोफेसर राम गोपाल मौजूद हैं, आप जिस दिन चाहे उस दिन जाके पूछिएगा बीजेपी वाले क्या करते हैं। इनका काम है तोड़ो फोड़ो, जैसे अंग्रेज करता था, डिवाइड एंड रूल। भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान इन लोगों के कहने पर बनाया गया था। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर बनाया गया था, क्योंकि इनको डिवाइड करना है। अब ये फिर एक डिवीजन चाहते हैं, ये एक फिर डिवीजन चाहते हैं, एक नहीं 3-3 डिवीजन चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी चला जाए, जम्मू कश्मीर भी चला जाए, पंजाब भी चला जाए, एक ऐसा कुछ हिस्सा बचे जिसमें हम लोग सत्ता में रहे और बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड और मुसलमान एक कंट्री बन जाए। ये इनकी सोच है, ये इनके मैनिफेस्टो है, ये इनका बाकायदा आरएसएस की किताबों में लिखा हुआ था। मैं पढ़ चुका हूं उनकी किताबें। कौन सी किताब? मैं जानता हूं, मैं इसीलिए कौन सी किताब थी? हम भी पढ़ लेंगे। मुझे याद नहीं है, मैंने किसी एक किताब में पढ़ा था कि आरएसएस का ये पूरा सिस्टम है कि क्या क्या ये चाहते हैं। आज ये मजबूरी में अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग भाषण कर रहे हैं। उसी पे इनका सरकार का और आरएसएस का अलग हो रहा है, क्योंकि आरएसएस कुछ चाहता है, वो कुछ चाहते हैं। आरक्षण खत्म करने में लगे हुए हैं, तो इन्होंने प्राइवेट नौकरियां कर दी, एक तरह से ठेका प्रथा चालू कर दी नौकरियों में, और उसमें ठेका प्रथा में कोई आपका कहीं से भी आरक्षण सिस्टम की कोई भी प्रणाली लागू नहीं है। कोई भी बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब उसमें नौकरी नहीं ले पा रहा है। इन्होंने रोस्टर प्रणाली यूनिवर्सिटी सिस्टम में लागू कर दी है। यूनिवर्सिटी में रोस्टर प्रणाली सिस्टम लागू किया है कि इस बार ये ऐसे ही है 100 सीटें खाली हो रही है यूनिवर्सिटियों में, और एक भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को सीट नहीं मिल रही है। एक यह है इनकी मंशा। इनकी मंशा बहुत ही खराब मंशा हो रही है, जिसको इस बार इनको यूपी से हाथ धोना है, धो रहे हैं। इनकी खुद की आईबी की रिपोर्ट इनको 200 से ऊपर का आंकड़ा नहीं दे रही है, और वो तो चमचागिरी में 200 का आंकड़ा दे रही है। आप खुद समझ लीजिए इनका आंकड़ा बहुत ही नीचे है, सिर्फ चमचागिरी में, क्योंकि अधिकारी कुछ जानता नहीं है। 204 में तो सरकार बना लेंगे। 200 से ऊपर वो आंकड़ा ही नहीं दे रहे हैं, और वो चाटुकारिता में दे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, चाटुकारिता में अधिकारियों तो माहिर कौन होता है? हम सत्ता में थे, मेरी चाटुकारिता कैसे अधिकारी करते थे, आज वही अधिकारी इनकी चाटुकारिता करते हैं। कल को वही अधिकारी आप बन जाइएगा, आपकी चाटुकारिता करेंगे। अधिकारी को तो मलाई पान मलाई और मलाई खाने से मतलब होता है, सीट से मतलब होता है। उसको देश चलाने से मतलब थोड़ी ना होता है, उसको जनता से मतलब थोड़ी ना होता है। इन्होंने ग्रुप आर या क्या बनाकर इन्होंने अधिकारियों का कोविड में बनाया, पूरा सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने, पूरा सत्यानाश कर दिया। तारीफ जी मानना पड़ेगा आपके, तारीफ जी मानना पड़ेगा आपकी गुप्तचर शाखा और आपके संबंधों को कि जो आईबी की रिपोर्ट शायद शबनम जी ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपके पास आ गई। तो मैं आपको एक और रिपोर्ट दे देता हूँ, जी। तारिक फतेह का बाकायदा इंडियन नेशनल का एप्लीकेशन अप्रूव होने जा रहा था, मोदी जी की मेज पर पड़ा था। वो मैंने एसपी पे अनाउंस कर दिया कि मोदी जी की मेज के ऊपर तारिक फतेह की नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। उस दिन से मेरा छोड़िए, मेरे बीवी बच्चे, मेरे ड्राइवर, मेरे नौकरों तक का मोबाइल टेप होने लगा। ये समझ लीजिए आप। चलिए
शबनम जी, तो मेरे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाटने वाले इनके ही बैठे हुए हैं, मेरे भी चाटने वाले वहाँ बैठे हैं जो मेरी चाट के वहाँ जाते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है, आप उनको भी अधिकारी कभी किसी एक का नहीं होता है। ये शबनम जी और मोदी जी और योगी जी समझे कि अधिकारी उनका है तो अधिकारी उनका नहीं है। मैं अधिकारी आपको, क्योंकि उसको दिख रहा है कि कल लारी साहब सत्ता में बैठेंगे तो इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको भी देते हैं। वह जैसे इन्फॉर्मेशन इनको देते हैं, जब हम सत्ता में बैठेंगे तो इन्फॉर्मेशन इनको देंगे। लेकिन कांग्रेस को इन्फॉर्मेशन यूपी की नहीं देंगे, दिल्ली की दे देंगे पूरी जी। चलिए, क्योंकि उनको लगता है कि कल को कांग्रेस सत्ता में बैठ सकती है दिल्ली में। चलिए संजय जी, आपको भी उन्होंने कहीं ना कहीं कम्प्लीमेंट दिया है। शबनम जी, जो एक आजकल एक पोस्टर है, आप निश्चित तौर पे तारिक जी ने जो भी कहा है उसको उत्तर आप देंगे, एक पोस्टर बड़ा चर्चा में है जिसमें है कि मेरे पास अखिलेश यादव जी हैं और आपके पास IB प्लस CBI प्लस ED बराबर BJP, ये एक बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, बड़े चर्चा में हैं। ऐसा त्रिपाठी जी, पोस्टर लगाने वाले को ध्यान नहीं रहा ये बताना कि सपा के साथ माफिया गुंडे और चोर बदमाश हैं और भाजपा के साथ IB और ये सारी संस्थाएं हैं जो इन चोर माफियों को कहीं ना कहीं धरपकड़ कर रही है। तो भाजपा के साथ है क्या? ये सरकार के साथ है कि भाजपा के साथ है? देखिए, सरकार के साथ ही होते हैं, क्योंकि जब भी जिसकी सरकार होती है वो सरकार, अगर कोई सरकार आने के पहले कहती है कि हम NRHM घोटाले की बुआ को जेल के अंदर करेंगे और सरकार में आने के बाद कहीं ना कहीं घोटाले में लिप्त हो जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? जब उनके पास सारी संस्थाएं थी, ये जांच करा सकते थे और जांच कराने के बाद किसे जेल में डालना नहीं डालना कर सकते थे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बना के छोड़ दिया। उनके बाद सत्ता में आते सारे माफियाओं को के जरिए ये विकास करते थे, क्योंकि माफिया इनके लिए पैसा वसूली करते थे, जनता की जमीन हड़पते थे। पर आज जब ये जमाखोर जो पैसे जमा करें उन पे अगर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं मिर्ची जरूर लगती है। और जितनी देर ये बात करते हैं अपनी पार्टी की बात नहीं करके, ये कहीं ना कहीं भाजपा की बात करते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे परिवार में या ऐसे संगठन में जिसको दूसरा संगठन या दूसरा परिवार तोड़ सकता है। ये बोलने में भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब सपा ने सब कुछ तोड़ दिया है, ये पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अपने परिवार की की बात करने के बजाय अपने परिवार में तोड़ हुई तो भाजपा ने की, परिवार में जो भी बुरा हुआ तब भाजपा ने किया, तो फिर आपके परिवार का अस्तित्व नहीं किया है, वो तो मिट जाना चाहिए। जनता ने मिटाया, वो नहीं किया है, इसलिए इस पर तो सफाई देना ये बंद कर दें। उसके बाद कौन सी कहाँ रिपोर्ट आई, क्या हो रहा है, ये लोग फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, चाहे इनके अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या ये हो, ये सारी राजनीति कौवा कान ले गया वाली राजनीति करते हैं, क्योंकि इनके पास किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं, कोई ऑथेंटिक कोई सोर्स नहीं है। ये लगातार एक न एक सगुफा छोड़ते हैं, सोचते हैं कि जनता को शायद हम बरगला पाएंगे, पर जनता कहीं से भी आपके बहकावे में नहीं आने वाली। जनता को मालूम है कि इन्होंने लंबे समय तक महिलाओं का अधिकार, आरोप है इनका, अधिकार, अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि ऐसे समय पे ED की छापे डलवा रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे हैं, जिससे पार्टी के लोग, जो पार्टी के आपके विधायक टूटने वाले थे, वो डर जाएं कि अगर वो टूट गए तो उनके यहाँ भी छापा डल सकता है। दूसरा, उन्होंने फोन टेपिंग का भी आरोप लगाया सीधे अखिलेश यादव जी ने कि फोन टेप हो रहे हैं। त्रिपाठी जी, अगर किसी ने चोरी किया है तो उसे ED और सभी का डर रहेगा। जब चोरी नहीं किया तो डरते क्यों हैं? जब ये बता रहा है कि ये डर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने पैसे चुराए होंगे, कहीं ना कहीं इन्होंने घोटाले किए होंगे, इसलिए ये डर रहे हैं, और कोई बात नहीं। अगर कोई सच्चा है तो उसे किसी चीज का क्या डर है, चाहे CBI आए या ED आए। लेकिन इससे हताश और CBI, ED और जो भी संस्था है, वो संस्था लगातार थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट टर्म काम करती है किसी भी सरकार के आने पे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ जाए तो वो बिल में घुस जाए, चुनाव खत्म हो जाए तो वो सर उठाने लगे, ऐसा नहीं होता है।
इनके कार्यकाल में भी वो काम करते रहे होंगे, हमारे कार्यकाल में भी करते रहे होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि धरातल से भ्रष्टाचार खत्म करने की। इन्होंने भ्रष्टाचार को पालने पोसने का काम किया। अगर नाम लेने लगूं तो लंबी लिस्ट है इनके भ्रष्टाचारी लोगों का, इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और अगर कहीं पे कोई छापा पड़ता है तो सबसे बड़ी बौखलाहट होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। फोन टैपिंग हो रही है। क्या चुनाव आते अखिलेश जी वैज्ञानिक बन गए क्या? इनको कैसे पता चल रहा है फोन टैपिंग हो रही है? अगर किसी की फोन टैपिंग हो रही है तो वो उस इंसान को कैसे पता चलता है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि बगैर किसी के इनको फोन टैपिंग पता। तो जनता समझ रही है। लारी जी बोल रहे हैं कि कुछ अधिकारी हैं जो उनको बताते हैं। नहीं, जवाब दूंगा मैं जी जवाब दूंगा। ठीक है जी लारी साहब आऊंगा आपके पास। जो कान के कच्चे हो, जो ये कहते हो कि हमारा परिवार भाजपा से टूटा, समझ सकते हैं कि परिवार टूटा है और कहते हैं कि ने तोड़ा। तो कोई आज आके कोई कह देगा कि अखिलेश जी आपका घर भाजपा वाले ले रहे हैं, अखिलेश जी आपके परिवार वालों को भाजपा वाले ले रहे हैं, तो वो शायद उसी के पीछे दौड़ने लगेंगे। देखिए, ये बचकानी बातें छोड़ दें अखिलेश जी, गंभीरता से राजनीति करें, प्रयोग करना बंद कर दें। कभी बुआ के साथ, कभी कांग्रेस के साथ 27 साल यूपी बिहार बोल के कांग्रेस जाके उनके साथ मिल जाती है और आज विकास के दावे कर रही है कि हम ये देंगे। मैं कांग्रेस के साथी से पूछना चाहती हूँ कि जितने दावे किए आपने उसमें से एक भी ऐसा कोई है जो आपकी सरकार जिस राज्य में हो वहाँ पे आपने इसको प्रयोग करा हो, इसको धरातल पर उतारा हो? हवाई दावे करना बंद कर दीजिए। हमने अगर किसान सम्मान योजना दी तो हमने दिया, जनता के हाथों में है। आज हम कहीं भी बोल सकते हैं हम अगर पेंशन बढ़ा रहे हैं, पेंशन की राशि दिव्यांगों की बढ़ा रहे हैं, वृद्धा की बढ़ा रहे हैं, वो हाथों में रहेंगे। हमने बेरोजगारी कम किया, 17% बेरोजगारी था 2017 में, हमने उसे 4% कर दिया। हमने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को बहुत आगे करा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पे है। तमाम ऐसे कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं विकास के, जो कि एक मिसाल है। और तीन चुनाव हम जीत चुके और तीनों चुनाव में ये यही कहते रहे, इस बार देखिएगा ऐसा होगा, उस बार देखिएगा। चलिए शबनम जी, निश्चित तौर पे शबनम जी, संजय जी आपके पास आऊंगा। लारी साहब कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं। जी लारी साहब। देखिए, अगर बीजेपी ने हमारे परिवार में विघटन पैदा नहीं किया तो इतनी सफाई क्यों दे रहे? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका साफ दिख रहा है कि ये इसी चीज से परेशान है कि इनकी कलई खुल रही है। आपने आरोप लगाया इसलिए? नहीं, आरोप लगाया। आरोप को एक लाइन में मना किया जाता है। शबनम जी आऊंगा मैं आपके पास फिर से, आप ही के साथ। वो एक लाइन में मना किया जाता है कि ये बेकार की बात कर रहे हैं, कह के खत्म किया जाता। मैं भी कई बातें जो शबनम जी कहती मैं कहता हूँ बेकार की बातें कर रही हूँ। चलिए, अब दूसरी तरफ आता हूं मैं। ये कह रही है कि कौन अधिकार, कैसे इनको पता कि ये कौन सा वैज्ञानिक है? हम भैया वो वैज्ञानिक नहीं है कि नाली से गैस बना के उस पर पकौड़े तल दें। हम वो वैज्ञानिक नहीं, ना चाय बना पाएंगे हम वो वैज्ञानिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है शबनम जी। वो विज्ञान आप ही को मुबारक हो और वो विज्ञान आपके भक्तों को मुबारक हो और जनता जो आपके साथ है वो भी अब आपके खिलाफ है। अभी मैं परसों ही गया था, पहली बार ऐसा हुआ त्रिपाठी जी की ओपन डिबेट हो रही थी। ओपन डिबेट में हर बार हम लोग को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत जनता रुष्ट रहती थी। किस लिए रहती थी मालूम नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जनता वहां पे मौजूद थी, राकेश त्रिपाठी जी गए थे, इन्हीं के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो गए थे। उनको एक तरह से मंच छोड़ के भागना पड़ गया वहां से, क्योंकि जनता इतनी रुष्ट थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, आप राकेश त्रिपाठी जी से पूछ भी लीजिएगा। इनको भागना पड़ गया लिटरली। उनको किसी तरह से हमने रोका, जनता को समझाया, बैठाया, बैठ गए। उसके बाद फिर दोबारा डिबेट चालू की गई। तब त्रिपाठी जी ने जब उस मुद्दे पर कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा, तब जाके मामला आगे बढ़ा। तो ये हाल इनका इस बार चल रहा है और अब ज्यादातर डिबेट में देखने को मिलेगा। ये ओपन डिबेट आप भी कर रही है, आप भी यही देख लेंगे कि जनता कितनी रुष्ट है इन लोगों से। तीसरी बात ये कह रही है कि हमको जानकारी कहाँ से मिल रही है, हमको कैसे हो रहा है, हमको
तो वही आ रही है, वही का मतलब होता है कि आकाशवाणी आ रही है, आकाशवाणी नहीं आ रही है। और आप फेवरिज्म और वो क्या कहते हैं उसको, करप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी गायकी का कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है, तो मालिनी अवस्थी परफॉर्म करती हैं, जो यहाँ होम सेक्रेटरी की वाइफ है। उससे पहले तक वो कभी परफॉर्म नहीं करती थी, एक आध आ गया तो आ गया, लेकिन यहाँ हर तीसरे दिन मालिनी अवस्थी को जो है वो प्रोग्राम करती है और धन लेती है। धन पेमेंट होता है, एक गाने का लाखों रुपया पेमेंट होता है, धन लेती है। इसमें और कलाकार यूपी में है ही नहीं। इसमें आपका कोई क्या कलाकार आरोप यूपी है? में इसमें आपका कहना क्या है? मालिनी अवस्थी के सिवा कोई कलाकार है ही नहीं। तो आपका कहना क्या है? नहीं है पूरी दुनिया में। आपका कहना क्या है कि अवस्थी जी, मैं जानता हूँ, बीजेपी मैं जानता हूँ, स्वाति रिजवी नाम की कलाकार है, क्या गाना गाती है वो भी क्या गाना गाती हैं, लेकिन उनका गाना एक होगा, मालिनी अवस्थी 10 गाएंगी। वो आप अवस्थी जी एक ब्यूरोक्रेट से भी आरोप लगा रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट से भी आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को और बीजेपी के उन नेताओं को और ये मालिनी अवस्थी के कार्यक्रम के शो ऑर्गेनाइजर्स को भी मैं कहूंगा कि देखिएगा, हम लोग के पास भी EWO इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, हम लोग उसको आपके पीछे लगाएंगे और सारी जड़ें खोद डालेंगे कि कैसे क्या हुआ है। उसमें ये होम सेक्रेटरी भी बच ना पाएंगे। अधिकारी जो भी कर रहा है वो बचेगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं बचेगा। और जो सबसे पहला इन लोगों ने जो ठेका उठाया था जूते का, जो बिजली कंपनी को दे दिया गया जूते का वो टेंडर, जो किनके यहाँ के 2 मंत्रियों के दोस्त थे, वो बिजली की दुकानदार को जूता सप्लाई करने का टेंडर दिया गया, मोजा सप्लाई करने का टेंडर दिया गया। वो भी शबनम जी आऊंगा, अभी टाइम है, आऊंगा। शबनम जी जेल के अंदर जाएंगे जी, सब जेल के अंदर जाएंगे। शबनम जी याद रखिए। चलिए लारी जी, निश्चित तौर पे आपने बढ़िया एक तरह से धमकी दी है। संजय जी आप कुछ कहेंगे? जो धमकी नहीं देता हूँ मैं धमकी नहीं देता हूँ। शबनम जी आपके पास ही कार्यक्रम का जो हम डिस्कशन खत्म करेंगे। मुझे तो लगा त्रिपाठी जी आप कांग्रेस को भूल गए। नहीं, कांग्रेस को भूले नहीं संजय जी, आप ही के पास आ गया हूँ। आप ये जो आपने नया जो अवतार कांग्रेस का दिखाया है, उसके अलावा, क्योंकि सारे प्रवक्ता बता चुके हैं 40% आरक्षण से लेके, स्कूटी से लेके, मुफ्त सेवा से लेके, ये आप बता चुके हैं। इसके अलावा कुछ है क्या आपका और एजेंडा? देखिए, एजेंडा हमारा यही है कि हम जो बता रहे हैं जी, उसको जनता समझे जी। और यहाँ पे जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में मतलब मुझे तो नहीं लगता है, चाहे वर्तमान सरकार हो या उत्तर प्रदेश का भविष्य, मुझे तो इस डिबेट में ऐसा नहीं दिख रहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलने वाला है। 47 से 300 जो पहुंचे वो अहंकारी हो चुके हैं, और जो आने वाले हैं अभी जिनकी सरकार नहीं आई है, वो मान चुके हैं कि हमारी सरकार आ गई, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार से 50 के नीचे आ गए हैं, लेकिन अब मान चुके हैं कि हमारी सरकार फिर से आ रही है, और वो अभी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया उत्तर प्रदेश के नागरिकों की, और कोरोना काल में बाहर से आ रहे मजदूरों की जिस तरह से मदद की है, उसी तरह से भविष्य का हमने एक खाका खींचा है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। और उसे बार बार बताना इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान सरकार हो या इससे पहले जो विपक्ष रहा हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के बजाय पीछे खींचा। भ्रष्टाचार हुआ, अपराध बढ़ा, यहाँ सरकारी उपक्रम, बिजली उपक्रम सब बेचे गए। 1990 तक कांग्रेस ने जितने भी सरकारी उपक्रम बनाए थे, बिजली के उपक्रम लगाए थे, चीनी मिलें लगाई थी, सब बिक गई। हम वही भविष्य में दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ऐसे 1990 से पहले का उत्तर प्रदेश था वैसा हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ से पलायन रुके। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे नए सरकारी उपक्रम लगे, नए बिजली संस्थान लगे, यहाँ बिजली आपूर्ति 24 घंटे हो। आप कहते हो 24 घंटे बिजली देंगे, कहाँ से बिजली दोगे आप जब कुछ उसके लिए काम नहीं करोगे? आपने गोरखपुर में जो चीनी मिल चालू की है वो कांग्रेस के जमाने की है, वो बंद क्यों हो गई थी? इन्हीं 3 सरकारों ने, वो चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, इन्हीं 3 सरकारों ने बिजली उपक्रमों को बंद किया, चीनी मिलों को बंद किया। हम उसको पुनः चालू करने की बात, नए सरकारी उपक्रम लाने की बात,
मजदूर, नौजवान, किसान सबके लिए एक खाका खींच रहे हैं, सबके उज्जवल भविष्य के लिए एक खाका खींच रहे हैं। अतीत में हमने काम किया है और भविष्य में हम निर्माण करेंगे, इसी वादे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जनता को हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जाति, धर्म, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, बल्कि विकासवादी राजनीति। इस पूरे डिबेट में आप सरकार या विपक्ष में जो मान चुके हैं कि हमारी सरकार आने जा रही है, आप बताइए कि भविष्य का कोई उन्होंने रूपरेखा रखी हो, या कोरोना काल में उन्होंने क्या किया सरकार या विपक्ष ने। चलिए संजय जी, सबनम जी, फिर मैं गणेश जी के पास जाऊंगा। त्रिपाठी जी, सबसे पहले बता दें, कोरोना काल में विपक्ष कहीं न कहीं गायब था, बिल में था, और उसके बाद जो दावे कर रहा है वो जनता जानती है। दूसरी बात, गोरखपुर में वो दिखा था, फर्टिलाइजर वो दिखा था, गंगा में आपने बात कही। संजय जी सुन लीजिए, मैं शांति से सुनियो। गोरखपुर में FCI फैक्ट्री खुला है, जो कि निश्चित तौर पे कांग्रेस ने चालू किया था और बंद भी कांग्रेस ने किया, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का था। केंद्र सरकार जब थी इनकी, तो इनकी जिम्मेदारी थी। बंद किया था, फिर से करेक्ट करिए, जब अटल जी ने बंद किया था तो आप कांग्रेस में थी, आप उसका विरोध कर रही थी। निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार केंद्र में थी, उसकी जिम्मेदारी थी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सारे कारखानों को चालू करना, पर करोड़ों की संपत्ति को ठप करके इन्होंने रख दिया। और निवेश मंत्रालय अटल जी ने बनाया था, और वर्तमान में भी सरकारी उपकरण बेचने का काम मोदी कर रहे हैं। अपनी बारी में बोलिए, अपने अनुशासन को मत बोलिए, आप बहुत गलत बात कर रही है, उसको ठीक करना जरूरी है जी। मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, आप गलतफहमी में मत रहिए। दूसरी बात, भाजपा के लिए बार बार कहते हैं अटल जी ने इनको बोला, गलतफहमी में आप हैं, मुझे लग रहा है कि आंकड़े आप सही नहीं कर पा रही हैं, बता पा रही हैं। हम किसी और परिवार को दखल देने देंगे कि हमारे परिवार को तोड़े, हम हमेशा एकजुट रहे। ये सब जानते हैं कि मुखिया ही सबसे बड़ा झूठा है। अरे संजय जी, आप बीच में जिस तरीके से लारी जी ने एक महिला गीतकार की धज्जियां यहाँ उड़ानी चाहिए, शर्म आती है ये देख के कि महिला का सशक्तिकरण और उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाना सपा और कांग्रेस किस तरीके से जाती है। अगर उस महिला का पति उच्च अधिकारी है तो क्या इतना ये नहीं है कि वो अपने लिए करें। उनमें जो संगीत के प्रति लगाव है और जो वो अपना प्रदर्शन करती है जनता, वो उत्तम है, इसीलिए उनको मौका मिलता, और शायद जितने भी संगीतकार हैं उनको इसीलिए मौका मिलता है क्योंकि वो उत्तम है। इससे किसके पति क्या है, महिलाओं को नीचा दिखाना बंद करिए। अगर आप इस बात को कहते हैं तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन करती हूँ, डिम्पल यादव सांसद कैसे बन गई? क्योंकि उनके ससुर थे MP, उनके ससुर मुख्यमंत्री थे, पति मुख्यमंत्री हैं। देखिए, इस तरीके से महिलाओं को कमतर आंकना बंद कर दीजिए लारी जी। ये बहुत ही मतलब मुझे घृणा होती है ऐसी मानसिकता से। और तीसरी चीज, अपने हार या हताशा अधिकारी और भाजपा पे फोड़ना बंद कर दीजिए। आपके घोटाले, माफियाओं के साथ दोस्ती, जनता की जमीन कब्जा करना, आखिरी सवाल है आपसे, संपत्ति को कब्जा करना। नहीं, शबनम जी बिल्कुल नहीं। भाई, आपको एक वर्ग आपको क्रिमिनल दिखाई देता है, लेकिन आपको अब क्या नाम है, ब्रिजेश सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, धनंजय सिंह, ये आपको क्रिमिनल नहीं दिखाई देते हैं। हमारी ये लड़ाई है आपसे, हमारी ये लड़ाई। आपको टेनी नजर नहीं आ रहा है जिसके लड़के ने मर्डर कर दिया, आपको टेनी नजर नहीं आ रहा है जिसने किसानों को मर्डर करने की आपको, लेकिन तारिक अहमद लारी मर्डर नजर आएगा। वो टेनी तो आपको शुद्धिकरण वाले ब्राह्मण नजर आएंगे ना, शुद्धिकरण करने वाले पंडित है वो, पोन्ना पंडित। टेनी एक पोन्ना पंडित है, ये ध्यान रखिए, जिसने आपके हिसाब से शुद्धिकरण कर दिया है। तो मैडम ऐसी बात ना करिए, आप एक विशेष गोली मार के खत्म कर दीजिए। अरे दुनिया में खत्म कर दिया, स्वामी चिन्मयानंद का मुकदमा उठा लिया, उनके बारे में शबनम जी क्या कहेंगे? आज बीच में टीका टिप्पणी हो रही है, स्वामी चिन्मयानंद के बारे में शबनम जी क्या कहेंगे? मैं उन अधिकारियों को वार्निंग दे रहा हूँ जो बिल्कुल ही हाथ पार कर चुका है तलवार काटने की। ये हताशा क्या है? आप इतनी हताश हैं कि आप टेनी को बर्खास्त कर पा रही हैं।
जनता जवाब देगी शबनम जी, आप एक तरफा बात कर रही हैं, जनता जवाब देगी। चलिए तो शांत कर लीजिए कि अन्नदाता को कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, सबके बारे में क्या कहेंगी आप? आगे भी जिताएगी, क्योंकि जनता को पता है ये वो सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के वो सरकार है जो अन्नदाता का मर्डर। रात में जब एक बलात्कार पीड़िता को जला दिया गया पेट्रोल से, शबनम जी क्यों चुप थी आप? ब्राह्मणों का मर्डर। चलिए तारिक जी आज दोनों आपकी बात जनता तक नहीं पहुंच रही है, शबनम जी आज जनता तक नहीं पहुंच रही है। ये वो सरकार है, हत्यारी सरकार है, चलिए तारिक जी आप तो आपने ही अनुशासन की बात कही थी, अब शबनम जी का उत्तर आ रहा, मैं आपके पास फिर आ जाता, क्योंकि समय आपस में डिस्कशन करने लगे, इससे समय भी हो गया। हम जनता नहीं है ना, हम इसीलिए जवाब देना जरूरी था इनको, मेरा फोन भी कट गया था, इन्होंने पता नहीं क्या हिसाब लगा है कि जनता आपकी बात सुने, आप भी बोल रहे हैं, बिल्कुल हम यही चाहते हैं जनता हमारी बात सुने, शबनम जी भी बोल रहे हैं, एक साथ बोलेंगे तो जनता तक आवाज नहीं जाएगी। आप बहुत बेहतर जानते हैं। नहीं है बोलने के करेक्शन जरूरी है त्रिपाठी जी, क्योंकि ये लोग हमेशा गलत बोलते हैं, भाजपा वाले जुमलेबाज हैं ये। चलिए समय हमारा समाप्त हो गया, आप सभी से गणेश जी आपकी अंतिम टिप्पणी, क्या मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, अब क्या मुद्दा हावी होगा? विकास मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा, कानून व्यवस्था मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या मुद्दा हावी होगा? देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का जो है वो रहा है, वो जो है जातिवाद पे आधारित राजनीति होती रही है, और इसी कारण जो सपा और अखिलेश जी का और शिवपाल जी की जो मिलन हो रहा है उससे फायदा होगा सपा को। एक चीज शबनम जी ने बड़ी अच्छी बात कही IB ED को लेके कि जो चोर होते हैं या जो गलत काम करते हैं उनके यहाँ ही छापे पड़ते हैं। मेरा सवाल ये है त्रिपाठी जी कि ये चुनाव के वक्त ही क्यों छापे पड़ते हैं? पूरा 5 साल था, 5 साल में कितने जो है अभी तक के जो है सरकार को ये दिखाई नहीं दिया कि ये लोग गलत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और चुनाव के समय क्यों हुआ? और ये हमेशा से होता रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, चाहे जो है लोकसभा के चुनाव हो, सरकार थी तो होता था। हाँ, वो की सरकार किसी की रहे, इनका जो है दुरुपयोग हमेशा होता रहा, इसीलिए जो है इनको जो है पिंजरे का तोता कहा गया है, और उसका इस्तेमाल अब बीजेपी के नेता भी बाखूबी कर रहे हैं। तो आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होगा, और यूपी का चुनाव खासतौर से बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ED के छापे, इनकम टैक्स के छापे, उसके बाद जातिवाद गठबंधन, ये आने वाला समय बताएगा कि चुनाव के जो है तासीर और चुनाव के परिदृश्य से क्या होंगे। चलिए समय भी समाप्त हो गया। शबनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, लारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो चाचा भतीजे ने हाथ तो मिला लिया है, लेकिन क्या ये किसी मजबूरी के चलते मिलाया गया है या समाजवादी विचारधारा इसका बड़ा कारण है? ये बात तो ये दोनों नेता ही जानते होंगे, लेकिन हाँ इतना तय है कि सपा और बसपा के अलग अलग चुनाव लाइनें से वोट का जो बंटवारा होता और इसका सीधा बड़ा फायदा बीजेपी और अन्य दलों को मिलता, वो शायद अब नहीं होगा। लेकिन चाचा भतीजे के बीच बीते 5.5 साल से तनातनी चली आ रही थी, जो अब एक झटके में खत्म होकर एक परिवार के रूप में खत्म हुई है। क्या ये मतदाताओं के मन को बदल पाएंगे या इससे बीजेपी का वोट बैंक पिछली बार के मुकाबले घटेगा? क्या चाचा भतीजे के साथ आने से सूबे की सियासी समीकरणों में बड़ा फेरबदल हो पाएगा? ये देखना हम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।